तो भाई ओलंपिक ये ब्लेसिंग है या कर्स? ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। जितने भी लोग इसके अगेंस्ट बात करते हैं, आप सोचो वो लोग कौन है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स एटसेट्रा, वो इसके अगेंस्ट बात करते हैं क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स? एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आपके बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं उनका सिंथेटिक फॉर्म होता है। तो देयर इज अ न्यू टर्म कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक बार ये डिटर्मिन हो गया, अब मैं कुछ भी करूं मेरा टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ रहा है, फिर आप टीआरटी पे आते हो। इसका गोल ये है कि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को अपर लिमिट में बना के रखे। आपके जैसे प्रोफेशन में किसी को अगर आना है, व्हाट आर द थिंग्स जो मैं करना चाहूँ? आज के तारीख में जितने भी पर्सनल ट्रेनर हैं वो एक बार कोर्स कर लेते हैं ना, तो उनको लगता है मैंने दुनिया भर का सीख लिया। आपने अगर मन बनाया है कि मुझे करना है तो आपको फिर पढ़ाई करना पड़ेगा। अर्जुन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद थैंक यू अस। फ्रेंड। हेलो गाइस एंड वेलकम टू फिटनेस टॉक्स विद प्रणीत पॉडकास्ट। बाय द वे, आज हमारे साथ मैंने ऐसे गेस्ट को लाया है जिसको मैं अंडरग्राउंड जाके ढूंढ के उसको कन्विंस करके कि भाई प्लीज बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें ऐसे टैबू टाइप में होती है जैसे कि किसी बेसमेंट्स में या किसी चेंजिंग रूम में, जिम के चेंजिंग रूम में, या किसी एक सीक्रेट बॉलीवुड पार्टी में। यहाँ पे बातें चलती है इस चीज़ों के ऊपर, जैसे कि आपको पता ही होगा, मतलब कि ओलंपिक, GLP-1 ड्रग्स एंड स्टेरॉइड साइकिल्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड साइकिल्स, ये सब के ऊपर बातें होती है, लेकिन जैसे कि चोरों जैसी बातें तो वो ना करे और सिंपली हमें इस साइंस को जितना न्यूट्रल कर सकते हैं, जैसे साइंस है वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो देखने के लिए आज मैं मेरे साथ लाया हूँ मेरा भाई अर्जुन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। सो जस्ट अ ब्रीफ दे देता हूँ मैं इसके बारे में। अर्जुन इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ऑल्सो ही हैज़ हेल्प्ड मी in various forms of my life when I was actually doing my personal training certificate, master trainer's course. That time he was there with Kazat sir. He was actually taking care of the marketing department of K11 Fitness Academy. एंड अलॉन्ग विद इट फिर हमारा दोस्ती हो गया, फिर दोस्ती यारी में बदल गया, फिर रिश्तेदारी में बदल गया। देन आई स्टार्टेड लविंग हिम, आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हिम। बट एनीवे, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर हमने दोनों ने एक साथ काम भी किया। ही हैज़ हेल्प्ड मी इन माई बिजनेस, especially when it comes to increasing the quality services, when it comes to people taking the 37-day challenge और उनका एक एक्सपीरियंस कैसे बढ़ा सकते हैं। So he was the first one to maybe introduce the blood report testing in 37-day challenge, और जब से हमने blood report test करना स्टार्ट कर दिया, हमारे clients को बेस्ट रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए। So again I'm extremely grateful for you भाई to have you, and let's just start the most taboo topics and मसालेदार बातें। डन। जैसे कि हमारा हर पॉडकास्ट में स्टार्ट होता है वो यही है कि ट्रिगर पॉइंट। सो टेल मी, व्हाट वाज योर ट्रिगर पॉइंट टू सिंपली गेट इनटू फिटनेस? इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स नॉट जो हर किसी का होता है कि गर्लफ्रेंड ने दिल तोड़ दिया, मैं आई वाज आउट ऑफ शेप, तो मैंने, दैट वाज नॉट माय केस। माय केस वाज मोर फंक्शनल बिकॉज व्हेन आई वाज इन स्कूल right up till 10th standard, I was an athlete. I used to play basketball. I played basketball for the state in the 9th and the 10th. Then when I went to college, everything went downhill. Okay. Cigarette, alcohol, everything you can think of that is unhealthy, I was doing. And I did that for a good 5-6 years of my life. Okay. But in me, that athlete was always there. I would always like to do some physical tasks, whether it is either strength related or cardio related or whatever. Okay. I would always like to do that. One fine day what happened was I had to walk up a flight of stairs. One flight of stairs. I walked up one flight and I was... This is how I was responding to that just one flight of stairs. That was a turning point for me. I said, boss, something is definitely wrong. At the age of 19, 20, I can't be huffing and puffing just climbing one flight of stairs. That realization completely shifted me into getting into fitness. Okay. Great. So then you got into fitness, and then how did you simply had this feeling कि नहीं यार, सिर्फ खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए भी करना है? Okay, so first for the better part of my life, or for the earlier part of my life,
which were the formative years in fitness, let me say. When I got into it, I did everything wrong. Everything, you name it, I did that. Just Okay. why? Because I wanted to lose weight. I had become overweight. I was 125 kilos. I was willing to do anything to lose weight. And I did anything and everything. And that led to its own problems. Hair fall, sexual dysfunction, this, that, everything happened. But that is because that happened to me, I started researching. I started learning. And since I was a kid, I've always been very curious. So at home, they call me KBC Okay. because I keep asking questions. I'm very, very curious. Okay. So that curiosity is what made me research ki boss, what is happening with me? ये क्यों हो रहा है? What could be there? Then first it was bro science कि इसने बोल दिया, जिम के बड़े ट्रेनर ने बोल दिया कि ये लो, फिर दोस्त के पास जाओ, दोस्त ने बोला अरे ये मत लो, ये और अच्छा है. So everything, I did everything. इसने जो बोला, सबने सब किया. I lost weight. I lost 40 kilos. But I was the most unhealthiest person after losing 40. I was more healthy when I was 125 kilos than when I reached 80. This curiosity to correct myself, I said, okay, I've achieved the weight goal that I wanted to achieve. Now, how do I improve my health? Then I started researching on health improve kaise karo, how to better my everyday life, not just weight कम हो गया, पतले दिख गए तो अच्छा हो गया. So that's how it started off. Okay. May I know what kind of things that you simply got into when you were desperately trying to actually drop the weight? I did everything from Orlistat to testosterone injections to stanozol, running only stanozol, a whole host of other diet pills, this, that, everything I did. I didn't leave one stone unturned. And I went in without having any knowledge myself. I was dependent on whoever told me ki use this, this is good for you, this will make you drop weight and etc. etc. And I used to go with it. Right. How to deal with the side effects. They also didn't know. At that point in time, I'm talking good 10 years ago, there was not that much knowledge in terms of scientific knowledge in terms of, I mean, the knowledge was always there, but it was not prevalent. So you had to literally at that time go find books, research, find study papers, go to actual libraries and find those study papers because it was not online at that point. Now everything is online. You've got your PubMed, you've got everything online where you can research papers at your fingertips. Now that you are into this field, okay, what exactly you would like to call it? I mean, it's very cliched, but health coach. But because what I do is not only limited to fat loss, muscle gain, etc., etc. There is a lot of medical intervention that I also take care of. Right. I do it in conjunction as much as I can. I do it in conjunction with clients, doctors. But there are times where I go against. Or my advice is against what the doctor would probably prescribe. And but that's what it is. So I'm in that bracket. So I'm not only a personal trainer or a nutritionist, and I'm not a doctor. Okay. But with fair confidence, I can say that I can speak to almost any doctor on almost any topic that they have. Okay. So अभी बहुत ज़्यादा बात करने से भी अच्छा रहेगा कि हम डायरेक्टली मुद्दे पे आए. So tell me भाई कि exactly क्या होता है anabolic steroids? Right from that. Okay. Anabolic androgenic steroids, AAS. Okay. The name says it all. It is anabolic, means आपका muscle growth होगा. It is androgenic, means you see these male sexual features, hair, all of these things. That is androgen based activity. Anabolic androgenic steroids आपके बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं उनका सिंथेटिक फॉर्म होता है. Okay. तो फॉर एग्जांपल अभी मेल में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होती है, फीमेल में एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है. अभी मेल को अगर आपको टेस्टोस्टेरोन थेरेपी करवाना है, मेल को आपको हार्मोन थेरेपी करवाना है, तो आप क्या दोगे? आप टेस्टोस्टेरोन दोगे. बराबर. फीमेल को अगर आपको हार्मोन थेरेपी करवाना है तो आप क्या दोगे? एस्ट्रोजन. आप दोनों दे सकते हो. Okay. बिकॉज
टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो अरोमेटाइजेस, मतलब कन्वर्ट होता है ईस्ट्रोजन में। ओके और अगर आपने डोजिंग सही किया, आपको सही आपको जानकारी है ये कैसे होता है, यू आर एबल टू वेरी सक्सेसफुली एक फीमेल को आप गाइड कर सकते हो कि हॉर्मोन्स कैसे यूज़ करे विदाउट लुकिंग लाइक अ मैन। ओके सो अभी कैसा सीन है एग्जैक्टली कि क्यों व्हाई पीपल आर अप्रोचिंग यू, व्हाट इज़ द मेन कॉमन रीज़न दैट यू सी? क्या होता है कॉमन रीज़न जब भी लोग अप्रोच करते हैं कि सर मुझे स्टेरॉइड साइकिल लेना है, मुझे एक्चुअली देखना है कि मैं मेरी बॉडी को पुश कर सकता हूँ या मुझे ऐसे बनना है, जो कुछ भी है। एंड आई एम कंसिडरिंग कि इसमें बहुत सारे बॉलीवुड कनेक्शंस रहेंगे बिकॉज आप जैसे लोग ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं मिलते कि चलो चलो डीएम हो गया और डाइट प्लान भेज दिया, वैसा नहीं होगा। इट इज गोइंग टू बी लॉट मोर अंडर कवर टाइप में सिचुएशन रहेगी बिकॉज इट इज अ टैबू टॉपिक। ऑल्सो मुझे लगता है कि जब कभी कोई भी सेलिब्रिटी आपके साथ काम कर रहा है तब वो एनडीए स्पेसिफिकली साइन करके लेगा आपसे ताकि कुछ भी चीजें बाहर ना गिरे। करेक्ट करेक्ट राइट। तो क्या होता है एग्जैक्ट कॉमन रीजन क्या है? तो वो इसको मैं 3 पार्ट में आंसर करूंगा बिकॉज देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल that come to me. Okay. One is your regular clients, जो भी. Okay. For whatever reason, whether it's like a sedentary lifestyle living person, even active life, but a regular person, not somebody who's anybody, right? Regular. Okay. I mean, you could be a CEO, CFO, whatever. But what I mean is, you're not an athlete or you're not a coach yourself. Yeah. So that is one type of client. The other most common approach I get is from existing coaches. Okay. I can fairly say about 60% of coaches have, in Bombay at least, in Mumbai at least, have reached out to me at least once in their life for help with something. And the third part is the Bollywood connection, right? What we do for Bollywood. Now, when it comes to नॉर्मल क्लाइंटेल, पहली बात तो मेरी फीस बहुत हाई है। हाँ ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ऑडियंस फिल्टर हो जाता है। जो इंक्वायरी करेगा मेरे पास में, वो इंक्वायरी स्टेज पे वो फीस देख के वो फिर थैंक यू सर आई कैन नॉट अफोर्ड इट राइट नाउ, ओके वेरी गुड, राइट। बिकॉज ऑफ दैट फिल्ट्रेशन, वो फिल्ट्रेशन की वजह से जो क्राउड आता है मेरे पास, जो अग्री करता है कि यस मैं आपकी कंसल्टेशन लूँगा, आई विल गो हेड विथ योर कंसल्टेशन, वो एक हाई इंटेंट के साथ में आता है। उसका कुछ भी वॉट एवर द प्रॉब्लम इज, उसको उसका सोल्यूशन चाहिए। अभी आप रेगुलर कोई भी आप पर्सनल ट्रेनर देख लो जिसके रेगुलर क्लाइंट है, वो 25-30 हज़ार रुपये महीना चार्ज करता है 12 सेशन देने के लिए। द इंटेंट इज नॉट ऑलवेज वेरी हाई देयर। वो चाह हाई नहीं रहता है उस टाइम पे। आपको बहुत कम मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स मिलेंगे जो वही ट्रेनर के साथ एक दिन भी जिम मिस नहीं करेंगे। मतलब 5 डेज का प्रोग्राम है तो 5 डेज आएंगे, 2 दिन रेस्ट करेंगे। ऐसे गिन चुन के लोग हैं जो एक्चुअली डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे। ठीक है, लेट्स वो लोगों को साइड में रखते हैं क्योंकि वो तो है ही। जो मेजॉरिटी लोग हैं दे आर नॉट इंट्रिंसिकली मोटिव, मतलब अंदर से उनको मोटिवेशन नहीं है। आपको मोटिवेशन देना पड़ता है बार बार। और उस वजह से, क्योंकि वो क्या दे रहे हैं अब यू विल बी शॉक टू नो दैट सम जिम्स, कोई जिम्स 8,000 रुपये पर मंथ में भी पर्सनल ट्रेनिंग बेचते हैं, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, राइट। आप दिस इज एन इंसल्ट टू द ट्रेनर, टू योर नॉलेज। बट बिकॉज ऑफ दैट उससे होता क्या है कि हाँ ठीक है ना, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये दे दूंगा मैं, तो सीरियसनेस नहीं बैठता। They don't feel the pinch of giving that 15,000. Right. और उसका दूसरा साइड ये है कि 15,000 देने के बाद में ट्रेनर ही इतना गया गुजरा है कि उनको लगता है यार मैंने 15,000 इस चीज का दिया। Here is the disconnect and two sides of the same coin. क्या कॉमन फैक्टर है जो उनका रीजन बन रहा है? What is the reason? So मैंने आपको 3 कैटेगरी बताया। 3 कैटेगरी का एक इंटरसेक्शन है जहाँ पे ये 3 कैटेगरी मिलते हैं रिक्वायरमेंट्स के टर्म पे। और वो एक ही रिक्वायरमेंट है कि मुझे अच्छा दिखना है, राइट। ओके, देयर आर अदर, मतलब और भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बट ये सबसे कॉमन है। कोई इस चीज के लिए नहीं आता कि मुझे अपना हेल्थ इंप्रूव करना है, मुझे एवरीडे टास्क्स में इजीली
मेरा उसमें ये हो जाए, मीन्स आई कैन डू माई एवरीडे टास्क्स वेरी इजीली. राइट. जैसे फॉर अ हाउस वाइफ फॉर एग्जाम्पल, इफ शी somebody who works at home, okay, I'm saying housewife specifically, I'm not talking about all women in general, I'm saying housewife specifically. If she does work at home, if she washes, puts the clothes to the wash, if she moves stuff around, she should feel confident enough to lift up that heavy load and put it where it's supposed to go. राइट. अपने पति पे निर्भर नहीं होना चाहिए उसको. उसके पास इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि घर के एटलीस्ट काम कर जो सामान है जो है वो अच्छे से सिर्फ करना नहीं है, वो अच्छे से करना है. और अच्छे से करना का मतलब क्या होता है कि करने के बाद में ओह आई एम टायर्ड, मैं थक गया, मेरे को अभी 2 घंटा सोना है. दैट मीन्स नो, दैट डजंट मीन यू आर डूइंग इट राइट. दैट मीन्स आपका जो एफर्ट जा रहा है उसमें आउटपुट से ज़्यादा है. ओके. आप जितना उसमें एफर्ट डाल रहे हो उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है आपको, तो वहाँ पे डिस्कनेक्ट है. सो हेल्थ पैरामीटर के चक्कर में कोई आता ही नहीं है. कोई भी नहीं आता है हेल्थ, मतलब वेरी फ्यू एंड फार इन बिटवीन. ओके. बहुत कम लोग आते हैं. ओके. जो जैसे कि मैं आपको पहले बोल रहा था, जो मेरे हाई इंटेंट वाले क्लाइंटेल है, उनका प्राइमरी गोल भी यही रहता है कि मेरे को अच्छा दिखना है, आई वांट टू बी बेटर विद इन लेस टाइम. नो, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट, जो पहला मेरा क्लाइंटेल है. बिकॉज जब मैं उनसे बात करता हूँ, जो काउंसलिंग स्टेज जिसको बोलते हैं, उसी टाइम पे मैं उनको ये बात समझाता हूँ कि 3 महीना 4 महीना करके आप छोड़ दोगे तो मतलब नहीं है. इट मेक्स नो सेंस. यू विल बी हेल्दी फॉर दोज 3 months, वो 3 महीने के लिए आप हेल्दी हो जाओगे, बट उसके बाद क्या? यू विल रिवर्ट बैक टू योर ओरिजिनल स्टेट. योर बॉडी विल, बिकॉज बॉडी का प्रिंसिपल क्या है ये हमने सीखा है K11 में, यूज इट और लूज इट. दैट अप्लाइज फॉर एवरीथिंग, वेदर इट्स मस्कुलर strength, endurance, etc., whether it's nutrition. If you use the right nutrition, you will look the right way. If you lose the right nutrition, you will lose the way you look. It's as simple as that. तो मैं कह रहा ये था कि जो हाई इंटेंट वाले लोग होते हैं वो फिल्टर होके आते हैं, तो उनका रिक्वायरमेंट थोड़ा स्ट्रीमलाइन रहता है. उनको पता है उनको क्या चाहिए, और बिकॉज क्योंकि वो एक हाई अमाउंट ऑफ फीस देते हैं, वो उसका सीरियसनेस भी बना रहता है. मतलब ये मैं आपको अपने प्रीवियस पॉइंट के साथ कनेक्ट करा रहा हूँ कि फीस जो आप लेते हो वो कितने मायने रखती है. ऐसा कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी क्लाइंट कोई आया था जिसका ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली इम्पॉसिबल लगा होगा? देखो, होने के लिए सब कुछ हो सकता है. आप बोलो 1 महीना में मेरे को ऐसा दिखना है, 2 महीने, बट देयर आर, मतलब एक दायरे के अंदर आप कोई भी टाइम फ्रेम दो, उसमें कुछ ना कुछ तो हो सकता है. ठीक है, बट आपको अपना एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखना है. अगर आप फॉर एग्जांपल एक कमज़ोर व्यक्ति हो, कमज़ोर मीनिंग इफ़ यूर थिन, यूर लैंकी, आपके पास मसल कंटेंट बहुत कम है, और आपको एक रोल के लिए प्रिपेयर करना है, जो लेट्स से 3 महीने बाद वो रोल है, वो रोल में आपको आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह दिखना है. दैट इज नॉट इवन, आप दुनिया की सारी स्टेरॉइड ले लो, 3 महीने में आप नहीं होगे वैसे. बिकॉज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिटर्मिन करता है ये है आपकी जेनेटिक्स. अगर आप ऑलरेडी वैसे हो पतले सुकड़े से, तो आपका जेनेटिक एक पोटेंशियल तक ही जाएगा. ओके. तो पहले वो सब चालू करने से पहले भी आपको पहले अपने जेनेटिक पोटेंशियल के मैक्स तक रीच करना है. उसके बाद में ये सब चीज़ें डाल के तो और उसका फ़ायदा होता है. बट जो सेलिब्रिटीज़ रहते हैं उनका टाइम कंस्ट्रेंट बहुत रहता है कि भाई 3 महीने में करना ही है, तो करने के लिए हम कर देते हैं. वी यूज़ एंड दे आर काउंसल्ड कि बॉस यू नीड टू सेट योर एक्सपेक्टेशन. इफ यू हैव 6 months, आपके पास 6 महीने हैं, तो वी कैन कम क्लोज टू दिस. वो भी किस चीज़ पे डिपेंड होता है कि वो ऑलरेडी अभी कैसे दिख रहे हैं. बराबर. और ऑलरेडी अभी कैसे नहीं भी दिख रहे. लेट्स से दे आर अनहेल्दी राइट नाउ, आउट ऑफ शेप राइट नाउ, बट उनके पास हिस्ट्री में जाके हम ये पता करते हैं कि जब वो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, जब वो डाइट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो वो कितने टाइम में उनका बॉडी कितने टाइम में उनका बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगता है. क्योंकि हर एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक. आप कोई भी डाइट ले लो, कीटोजेनिक, कार्निवोर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, नन ऑफ देम विल हैव द एग्जैक्ट सेम इफेक्ट ऑन एवरीबडी. राइट. देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस. Because our genetic makeup is unique. How you are genetically is you unique that way. There's no copy paste of Pranit. अगर आपका जुड़वा भाई होता तो भी कुछ हद तक वो पॉसिबल है, लेकिन उसके केस में भी बहुत, मतलब जो डिफरेंस होता है बहुत माइनर डिफरेंस होता है.
अगर मैं नॉलेज गेन करना चाहता हूँ और उसके ऊपर मैं स्टडी करना चाहता हूँ, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स दैट आई नीड टू, मतलब मुझे पता ही है होना चाहिए कि ये सब कुछ है। आदमी को करना क्या चाहिए? पहली बात तो ये हो गया कि भाई मेरे को क्यों करना है, मेरे को अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना है, मेरे को सिर्फ एस्थेटिक्स चाहिए, क्या चाहिए, वो गोल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ चाहिए उससे। फिर एक कोच का रोल यहाँ पे क्या आता है कि आपको सही गाइड करे कि लेट्स से किसी का सिर्फ गोल है मेरे को अच्छा दिखना है, कोच आपको उस टाइम पे ये गाइड करना चाहिए कि आपका गोल सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होना चाहिए, ये यूज़ करो, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ यूज़ मत करो, लेकिन इसको अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करो, नॉट जस्ट लुकिंग गुड। गेट स्ट्रोंगर, गेट फास्टर, गेट लीनर, सो डू दैट। So that is the second step, that when the coach steps in and guides you. Third and most important thing, what most people don't do, जो सबसे ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, वो स्टार्ट करने से पहले अपना फुल बॉडी टेस्ट, हार्मोन प्रोफाइल टेस्ट एक्सेट्रा करवाएं, ताकि एक बेसलाइन मिले कि हाँ लेट्स से किसी का टेस्टोस्टेरोन 400 है, ओके 400 मेरा बेसलाइन बन गया कि मैंने कुछ भी लाइफ में करने से पहले, कुछ भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड, कुछ भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर डालने से पहले मेरा क्या, व्हाट इज द गुड रेंज ऑफ हैविंग अ टेस्टोस्टेरोन? गुड रेंज इज ऑलवेज 700 प्लस। ओके एंड सो जो अभी लैब टू लैब डिफर होता है, लेकिन उनका रेंज होता है 200 से लेके 800-900 तक, ठीक है, ओके डिपेंड करता है, विच इज जो मेरे को बहुत फनी लगता है, क्योंकि जो आदमी 200 पे है और जो आदमी 800 पे है, दोनों लैब के हिसाब से दोनों नॉर्मल है, लेकिन जो 200 पे जो जितना वो पैथेटिक फील करेगा, उतना 800 वाला तो ही विल बी फीलिंग लाइक सुपरमैन। सो वो रेंज मेरे को, ये मेडिकल फ्रेटर्निटी ने कैसे ये 200 से 800 का रेंज लिया है, ये मेरे थोड़े समझ के बाहर है, बट लॉजिकली मेरे लिए वो सेंस नहीं बनता है। आपका जितना हाई हो सके उतना टेस्टोस्टेरोन आपके लिए अच्छा है। ओके तो मतलब किसी को भी आना है इस चक्कर में तो आपको ये समझना है कि पहली चीज़, द रीज़न हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, जस्ट लाइक आई हैव टोल्ड यू ऑल दैट पर्पस एंड रीज़न हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। इट्स नॉट अबाउट, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने लेना चाहिए किसी ने नहीं लेना चाहिए, आपकी बॉडी है, Correct. आपको जो करना है आपकी चॉइस है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जब भी कभी ये चीज़ स्टार्ट करनी है, तभी आपको सबसे मैंडेटरी ये चीज़ रहेगी कि आप पहले आपकी खुद की हार्मोन प्रोफाइल चेक करो। करेक्ट, नॉट ओनली हार्मोन प्रोफाइल, एवरीथिंग, हार्ट, लिवर, लंग्स एटसेट्रा, एवरीथिंग आपको सब चेक करना है। राइट सो डू यू प्रिफर एक्चुअली गिविंग दिस ब्लड टेस्ट टू एवरीबडी, नॉट इवन समवन हु इज जस्ट ट्राइंग टू गेट ऑन स्टेरॉइड्स? Yeah, because उससे क्या होता है, and that was the reason why I introduced it in FT also, is because आपको एक you get a window inside that person, right, कि वो फिलहाल उसका क्या सेटअप है, वो मतलब वो कितना उसने अपने बजा के रखी हुई है, या कितना वो अच्छा है। दैट वे व्हेन यू, जब आप काउंसिल करोगे क्लाइंट को, आप ऑब्जेक्टिवली बता पाओगे कि बॉस ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आप 37 डेज में ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप ठीक हो जाओगे। ये सब चीज़ों को उस टाइम पे क्या होता है, वो थोड़ा ईजियर हो जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, जब आपके पास हाथ में ब्लड रिपोर्ट्स पर्सन के। राइट, तो ये हो गए पहले 3 पैरामीटर्स। नाउ अगर मैंने समझो टेस्ट भी करवा दिया है, मेरा नॉर्मल रेंज हो गया है कुछ लेट्स से 600-700, मेरा रेंज आ गया है कि मेरा 600-700 है टेस्टोस्टेरोन। सो नाउ आई वांट टू स्टार्ट, व्हाट शुड आई डू? सो आपने सारे टेस्ट करा लिए, आप ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने एक बेसलाइन सेट कर लिया है, आपकी लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन सब हमने टेस्ट कर लिया, सब ठीक है। अभी द नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्टिंग। दिस आई मीन आइदर यू नो हाउ टू डू इट और यू अप्रोच समबडी हु विल गाइड यू। राइट, और प्रॉब्लम ये है कि पूरे वर्ल्ड में, ना कि सिर्फ इंडिया में, गिन चुन के लोग हैं जो आपको सही गाइड कर पाएंगे। ओके आप इस दुनिया के IFBB प्रो के कोचेस, उनसे भी अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन लोगे ना, तो वो भी कई हद तक काफ़ी सारे टॉप कोचेस को एक्चुअली वो चीज़ करेगा क्या नहीं पता है।
क्योंकि वो साइंस में घुसते नहीं है इस चीज़ के. देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो साइंस में घुसते हैं कि भाई अच्छा टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो कम होने से क्या होता है, ज़्यादा होने से क्या होता है. अभी जो दूसरे कॉम्पाउंड्स है, जो मैस्ट्रॉन है, प्रीमोबोलिन है, ये सब चीज़ें हैं, ये क्या करती है, अपने LDL HDL को कैसे अफेक्ट करती है, ये सब चीज़ें उनको ऊपर से पता होता है. बट दे गो बिकॉज इन सालों साल ये कर रहे हैं, लोगों पे हो रहा है. सो सपोज मुझे अगर समझो कि मुझे स्टार्ट करना है, ओके, सो पहली चीज़ मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किसको कोच पकड़ रहा हूँ. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट. बट उसमें व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ इट? मैं वही बोलने वाला था. उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप कैसे जज कर पाओगे हाँ कि कोच कौन अच्छा है. तो मेरे हिसाब से अगर आप कभी लाइफ में सोचोगे कि मुझे एनाबॉलिक स्टेरॉइड रन करना है, क्योंकि ऐसे कोचेस आपको जल्दी नहीं मिलेंगे जो आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे. आपको मिल गया, वेरी गुड, योर गुड लक, यू फाउंड समबडी हु कैन डू दैट फॉर यू. बट आपने अगर मन बनाया है कि मुझे करना है, तो आपको फिर पढ़ाई करना पड़ेगा. राइट. नहीं तो नहीं पॉसिबल है. मतलब इंडिविजुअल पढ़ाई होनी चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन गोइंग टू समबडी एल्स. किसी और के पास जाने से अच्छा आप 1 साल बाद स्टार्ट करो. आप 1 साल लगाओ पहले वो चीज़ समझने में, एटलीस्ट 1 साल. मतलब वो सालों साल लग जाते हैं. मतलब आप मैं जितने सारे क्लाइंट्स में देखता हूँ, मतलब हर दिन मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि वो बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, फिजिकली, मेंटली, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीज़ें. सो अगर मुझे सीखना हो तो क्या करना पड़ेगा? द टूल दैट यू विल यूज एंड दैट एवरीबडी कैन यूज इन टुडेज डेट इज ChatGPT. ओके. एंड आई डोंट मीन कि आपने ChatGPT को बोला कि मेरे XYZ क्लाइंट के लिए प्लान बनाओ, ChatGPT ने पढ़ करके प्लान बनाया. दैट इज द मोस्ट स्टूपिडेस्ट वे टू यूज इट. एंड दैट इज वेयर मोस्ट यूजर्स, सबसे ज़्यादा यूजर्स मिस्टेक्स करते हैं. कुछ भी वो ChatGPT हलुसिनेट करता है, कुछ भी बताता है लोगों को. आपको यूज़ करना आना चाहिए. इन द ChatGPT की वजह से जो रिसर्च हम पहले करते थे, खोजते थे फाइल्स को, राइट. वो डीप रिसर्च का जो फंक्शन है, इट इज़ ब्रिलियंट. ओके. So you have to be very precise on the kind of information you want to ask. Not only precise, but it has to be structured properly. So मैं वही बोल रहा हूँ भाई. मैं आज स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन आपने जैसे बोला कि मैंने एक्चुअली रिसर्च करना चाहिए. ओके. तो मैं रिसर्च के चक्कर में ChatGPT पे आ चुका हूँ. What should be my first question to ask related to anabolic steroids? What are androgenic anabolic steroids? Okay. What are the next question will be, what are the compounds that fall under anabolic androgenic steroids? Because see, the primary and the world's first androgenic steroid is the male testosterone. Okay. और जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं, वो इस वजह से बने हैं कि टेस्टोस्टेरोन के मैक्सिमम इफेक्ट्स हमें मिले विदाउट द साइड इफेक्ट्स. ओके. वो उसको नज़रअंदाज करते हुए बनाया है. वो हुआ है नहीं हुआ है वो दूसरी बात है. बट द रीज़न फॉर अदर कॉम्पाउंड्स टू एग्जिस्ट इज़ वेरी सिंपल कि टेस्टोस्टेरोन से मैं सबसे ज़्यादा मसाला कैसे निकालूं, उसका बैड पार्ट छोड़ के. ये एक रीज़न होता है, ये एक रीज़न है जिसके वजह से जितने भी दूसरे आप एनाबॉलिक कंपाउंड देखोगे वो बनाए गए हैं. ओके. ठीक है. अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है. आपको अभी समझो आपको 10 प्रोडक्ट्स के लिस्ट मिल गए कि ये चीज़ एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स में आते हैं. ओके. आपको अभी हर एक टॉपिक पे इन डेप्थ रिसर्च करना है. जैसे आपको टेस्टोस्टेरोन, मैस्ट्रोन, प्रीमोबोलिन, ये एक लिस्ट मिला. आप एटलीस्ट 2 से 3 महीने एक टॉपिक पे बिताओगे. ओके. उसके बिना आप समझोगे नहीं. राइट. बिकॉज जो इंफॉर्मेशन है बहुत सारा है. ओके. और आपको क्या करना है, आप जब इनके बारे में कैसे पढ़ोगे, आप स्टडीज मांगोगे, इफेक्ट्स के स्टडीज, साइड इफेक्ट्स के स्टडीज, और बहुत है. टेस्टोस्टेरोन के, प्राइमोबोल, सब सारे कंपाउंड्स के बहुत स्टडीज हैं. ओके. क्योंकि ये जितने भी अभी अंडरग्राउंड लैब में बनते हैं और मिलते हैं, दीज वर एट वन पॉइंट इन टाइम एक्चुअली बीइंग कंसिडर्ड फॉर फार्मास्यूटिकल यूज. ओके. तो ये जब बने थे उस टाइम पे ये फार्मास्यूटिकल यूज के लिए कंसिडर किए जा रहे थे. तो इनके ट्रायल्स हैं. तो आपको ये इंफॉर्मेशन निकाल के अभी चलो, आपको समझो 10 पेपर का लिस्ट मिल गया, ये पेपर है, आपको पेपर पढ़ने नहीं आता है. ओके. तो आप क्या करोगे?
वही 10 पेपर्स को 1 by 1 करके आप चैट जीपीटी में ही डालोगे और वहाँ से आप इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछने लगोगे कि ये क्या, फॉर एग्जांपल कि ये इसमें क्या लिखा हुआ है, मेरे को एक समरी दो, इसमें क्या है, फिर मेरे को इसमें बताओ कि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में क्या लिखा है। ओके तो फिर ये स्टडी को एनालाइज करो, इज दिस अ गुड क्वालिटी स्टडी। एक स्टडी गुड क्वालिटी होने के लिए कुछ चेक मार्क्स होते हैं। मतलब कि मैं चैट जीपीटी पे पहुंचा, मैंने पहले डाले कि व्हाट आर द एंड्रोजन एनाबॉलिक एंड्रोजन रिसेप्टर्स स्टेरॉइड्स, वहाँ पे मुझे एक लिस्ट मिला, जैसे कि पहला ही आएगा टेस्टोस्टेरोन, वो जो एनांथेट रहेगा या लेट्स से दूसरा एस्टर इज इररिलेवेंट। ओके इररिलेवेंट। ओके तो टेस्टोस्टेरोन रहेगा, फिर मैस्टेरोन आएगा, फिर प्रिमोवोलिन आएगा, जो कुछ भी आएगा, वो जो कुछ भी कंपाउंड आता है उसके ऊपर मुझे रिसर्च करना है, राइट? तो फिर अगर मैं समझो कि अभी मैं मैस्टेरोन पकड़ चुका हूँ, तो मैस्टेरोन के ऊपर मुझे क्या डालना पड़ेगा? लाइक मतलब व्हाट इज मैस्टेरोन ऐसे डालूं? फिर फर्स्ट यू टेक अ समरी। ओके आप पहले क्वेश्चन पूछो, फिर आप स्टडीज मांगो। हाँ स्टडीज में क्या लिखा है वो क्वेश्चन पूछना है आपको। ओके कि स्टडीज में एग्जैक्टली बताया क्या गया है, किस चीज़ का स्टडी किया गया है। स्टडीज भी अलग अलग आउटकम्स के वजह से किए जाते हैं, तो ये इसका आउटकम क्या था। तो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग, नॉट अ प्लेन एंड सिंपल कि मेरे को एनाबॉलिक स्टेरॉइड का प्लान बना के दो। अगर आप वो करोगे तो आपको सबसे वाहियात प्लान मिलेगा बराबर चैट जीपीटी से, विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। बराबर। So there is a way to use these tools. There is a right way to use these tools. A lot of people today are fooling their clients by giving them chat GPT के plans etc. So बहुत लोग कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं। In proper giving the steroid cycles and suggesting Everything. Whoa. This is the guts that people have in today's date. मतलब दूसरे की परवाह नहीं है, मैंने उसका क्या बिगाड़ दिया, क्या कर दिया, not bothered. Anyways. So when you start asking ये क्वेश्चंस आप पूछने लगते हो, तो इससे अभी मेन चीज़ क्या है, आप में क्यूरियोसिटी रहना चाहिए। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने समझो एक स्टेटमेंट पढ़ा, एनी स्टेटमेंट, यू रेड वन स्टेटमेंट अबाउट टेस्टोस्टेरोन, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। फिर आप वो स्टेटमेंट के बारे में रिसर्च करोगे, ये ट्रू है क्या, ये क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों होता है। फिर वहां से आपको और एक पॉइंट मिलेगा। तो ये इसलिए मैंने बोला कि 2 से 3 से 4 कितने भी महीने एक ही टॉपिक पे लग सकते हैं, क्योंकि अगर आपका साइंटिफिक माइंड है, साइंटिफिक माइंड का ये मतलब नहीं कि आपने स्कूल में साइंस किया, कॉलेज में साइंस किया, साइंटिफिक माइंड का ये मतलब है कि आपको क्वेश्चंस पूछने की आदत है, आपको जानने की आदत है। तो ये होगा कि आपको एक कनेक्ट मिलेगा, गॉट इट, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, वो पॉइंट के अंदर पॉइंट के अंदर पॉइंट के अंदर पॉइंट होते जाएगा, एंड देन फाइनली यू विल अराइव एट अ कंक्लूजन। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा होगा कि मैंने 1 महीना एक कंपाउंड पे बिताया पढ़ने में, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, और अभी मेरे क्वेश्चंस को सेम आंसर्स मिल रहे हैं, तभी मुझे समझना चाहिए कि मेरा रिसर्च हो गया इसके ऊपर। अगर आपने हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर लिया है और आपको एंड रिजल्ट सेम आ रहा है, तो वी कैन सेफली से कि you've now got the right information. ओके बट वो वहाँ पे आने के लिए बहुत मेहनत लगता है, वो इजी नहीं है। राइट। इट रियली टेक्स, मतलब उसमें बहुत मेहनत लगता है, दिमाग लगता है कि भाई ये क्या क्वेश्चन पूछूं, कैसे उल्टे सुलटे तरीके में क्वेश्चन पूछूं, कंफ्यूज करने की कोशिश करो चैट जीपीटी को। ओके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किए बिना इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। टेल मी वन थिंग कि अगर मैं आज ये सब कुछ रिसर्च करके भी बैठ जाऊं, तो व्हाट कुड बी माय फर्स्ट साइकिल लुकिंग लाइक? ओके, अगर आपने रिसर्च अच्छे से किया है तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आप कौन से कंपाउंड्स पिक करोगे जिसके सबसे लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बराबर। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपके पास कोई इंजरीज नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आप सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन से स्टार्ट करोगे। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन, आपको और कुछ लेने की, क्योंकि आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स फ्रेश रहेंगे उस टाइम पे। ओके। आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिनिमम डोज पे मिलेगा। ओके। उस टाइम जब आप पहली बार लाइफ में कर रहे हो, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिनिमम डोज पे मिलेगा।
तो उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन यूज़ करने की आवश्यकता है. यू डोंट नीड टू यूज़ एनीथिंग एल्स. एंड क्या डोज पे स्टार्ट करो? यू स्टार्ट एट द, अगर आपने रिसर्च किया है तो आपको एक मिनिमम क्लिनिकली इफेक्टिव डोज मिलेगा. ओके, सो लेट्स से दैट्स अराउंड 100 mg पर वीक. एक हफ्ते में 100 mg टेस्टोस्टेरोन जाना चाहिए. ये डोज पे आप स्टार्ट करोगे, ये डोज पे आप समझो 2 साल निकाल दो. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू इंक्रीज. ओके, अगर आपको ये डोज पे कंसिस्टेंटली मंथ बाय मंथ थोड़ा सा प्रोग्रेस दिख रहा है, तो आपको और किसी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको डोजेज बढ़ाने की ज़रूरत है. 2 साल बाद आप एक ब्लॉक हिट कर दिए, तो फिर आप 50 mg से बढ़ाओगे. ठीक है, ये एक तरीका होता है करने का, अगर आपको सही तरीके से करना है. अगर आपका कोई बॉडी बिल्डिंग प्रेप नहीं है, आपका कोई इमीडिएट गोल नहीं है, ये सही तरीका होता है जिस तरीके से आप अपने लाइफ को हेल्दीली भी जी सकते हो इस चीज़ को लेके. राइट. सो मतलब ये हो गया कि एक टेस्टोस्टेरोन का यूज़ हो गया मेरे से, लेकिन उसके अलावा भी मुझे कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. लाइक मतलब मैं सिर्फ इंजेक्टेबल पर जाऊँगा, तो कुछ ओरल टैबलेट्स भी रहते हैं. हाँ, सो देखो, चीज़ें तो बहुत है, ओरल है, इंजेक्टेबल है, ट्रांसडर्मल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं. ओरल जितना हो सके आपको अवॉइड करना है इन टर्म्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. ओके, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिकेशन, वील कम टू दैट लेटर. ओरल हो सके जितना आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ओरल जब आप लेते हो तो आपके लिवर पे असर पड़ता है. ओके, तो जितना हो सके ओरल अवॉइड करो. सिचुएशन बेस पे यूज़ करो, बिकॉज एवरी ओरल has got one thing that it does very well. For example, अगर जो एनोवार की बात करें, एनोवार आपको पावर आउटपुट बढ़ा के देता है. तो अगर आपका गोल है कि मेरे को ये सेट में, मतलब आज मेरे को चेस्ट में मेरे को एक अच्छा वेट मारना है, तो आप 1-1.5 घंटा पहले आप एनोवार लोगे तो उसका हाफ लाइफ होता है, उसका 2 हाफ लाइफ होता है एक्चुअली. इट पीक्स एंड ट्रफ्स ट्वाइस. नॉट मेनी पीपल नो दिस. ओके, यू हैव इट पीक्स, इट ट्रफ्स, देन इट पीक्स अगेन. ओके, सो ये अगर आप लोगे तो आपको डायरेक्टली उसका बेनिफिट मिलेगा. तो ऐसे ही चीज़ें जब आप पढ़ोगे, जब आपको पता है कि मेरे को ये सिचुएशन में ये यूज़ करना है. अभी एनाड्रोल की बात करते हैं. एनाड्रोल वेरी हार्श ऑन द लिवर, वेरी वेरी हार्श ऑन द लिवर, बट इट कैन स्टिल बी यूज सिलेक्टिवली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशंस टू गेट अ डिजायर्ड आउटपुट. ओके, बट वो आउटपुट क्या है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है. तो द सेफर वे टू गो इज ऑलवेज इंजेक्टेबल्स, क्योंकि लिवर फर्स्ट पास में नहीं जाता है वो, तो आपके लिवर को इतना इफेक्ट नहीं करता है. 1 या 2 कंपाउंड है जो आपके लिवर किडनीज को इफेक्ट करते हैं, पर उनको छोड़ के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर नॉट दैट डेट्रीमेंटल टू यू. ओके, गॉट इट. सो ये हो गया इंजेक्टेबल्स का. अब अलॉन्ग विद इट जो मेडिकेशंस लगते हैं वो. सो अभी कई सारे लोग क्या करते पता है कि स्टार्ट किया. ओके, नाउ इसमें होता क्या है, एक बात समझो. आपके इरेथ्रोपोइसिस करके प्रोसीजर है, जो मीन्स आपका ब्लड के आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है. रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाता है. वो होता ही है. अगर आप टेस्टोस्टेरोन अगर आपका नेचुरली भी आप बूस्ट करोगे या आप बाहर से लोगे, वो एक मात्रा तक होएगा ही होएगा. इस वजह से बहुत सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल हैपन, बट जितना भी डेटा अवेलेबल है 90% लोगों में होता है. अगर आप वो 10% में हो तो वेरी गुड, बट इट हैपन्स एट सम पॉइंट और द अदर. कभी ना कभी लाइफ में, अगर समझो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, तो कभी ना कभी वो प्रॉब्लम आएगा. तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले जानना है कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स मेरे लिए पॉसिबल होंगे. जैसे ब्लड प्रेशर हो गया सबसे मेन, क्योंकि वो आपकी किडनीज को प्रोटेक्ट करेगा. लिपिड प्रोफाइल, जो आपका LDL HDL का डिसबैलेंस होता है, वो होएगा. तो ये सब चीज़ों को अगर आप डे 1 से इनकी प्रिवेंटिव मेडिकेशन साथ में लोगे, इट इज़ बेटर देन वेटिंग फॉर समथिंग टू गेट रूइंड. मतलब आपका पैरामीटर खराब हो जाए उसके बाद आप लो, उससे अच्छा आप अभी लेना स्टार्ट करो. ओके, उस वजह से, उस रीज़न के वजह से क्या होता है, आप अपना यूसेज ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो. ओके, विदाउट द नेगेटिव इफेक्ट्स.
Okay, so all the medications are to be used according to what your blood report test says. ब्लड रिपोर्ट टेस्ट येस, बट देर आर सर्टन प्रोफिलैक्टिक बोलते हैं, मतलब ये आपको पहले से ही इंक्लूड करना है ताकि बाद में जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो. राइट राइट. ये ज्यादातर लोग नहीं करते हैं. ये यूज करते एक पॉइंट पे प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर मेरे को मैसेज करेंगे सर ये प्रॉब्लम आ गया, तो मैं क्या करूं. my number one reason for coaches to reach out to me, athletes to reach out to me, is this, that they have faced either a kidney issue or a liver issue or something, cardiovascular event, because they didn't, क्योंकि उन्होंने करेक्ट मेजर्स पहले से नहीं लिए. ओके. अभी बाद में जाके वो रिवर्स हो सकता है, नहीं हो सकता है, टू बहुत हद तक हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे हो सकती है. हमने स्टेज 4 किडनी फेलियर पेशेंट को भी रिवाइव किया है, सो इट्स पॉसिबल. आई मीन ग्रेस ऑफ गॉड एंड एवरीथिंग, बट इफ यू आर एबल टू यूटिलाइज द राइट नॉलेज, इट इज़ पॉसिबल टू डू. मैं सिर्फ अगर टेस्टोस्टेरोन भी इंजेक्ट कर रहा हूँ आज, तो मुझे कौन से 2 या 4 मेडिकेशंस है वो कंसिडर करने पड़ेंगे, वो लेने ही पड़ेंगे? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन इज टेलमिसार्टन. Telmisartan is a blood pressure medication. Okay. Now you don't take it to control blood pressure because you start off with 20 mg a day. If your जो blood pressure का dose है वो 80 mg plus रहता है. Okay. आप 20 mg से start करोगे, उससे क्या होगा? अभी Telmisartan, out of all the blood pressure drugs, Telmisartan wins because Telmisartan helps in lipid metabolizing. It cleans up your it helps to normalize your lipids. Okay. Lung protection, liver protection, kidney protection, all these happen because of Telmisartan. Reduced cardiovascular events happen because, matlab, it's a very small drug. It is promoted only as a blood pressure drug, but it has these other benefits. It also has the capacity to increase your insulin sensitivity. आपकी insulin sensitivity बढ़ाने की भी properties रखता है ये. तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है टेलमिसार्टन. आप ये नहीं ले रहे हो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, आप बाकी सारी चीज़ें ले रहे हो के लिए ले रहे हो, एंड ब्लड प्रेशर विल बी अ रिजल्ट ऑफ दैट. बिकॉज आप लोगे, आपके आरबीसीज बढ़ेंगे तो थोड़ा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. वो कितना होता है वो आपकी जेनेटिक मेकअप के ऊपर डिपेंड करता है. सो ये हो गया एक मेडिकेशन. हाँ. दूसरा है एस्पिरिन. वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ ब्लड थिनर. Okay. 75 mg a day is more than enough. You should take aspirin for the sole reason that it just keeps the blood flowing properly. So if your blood thickens too much, why do cardiovascular heart attacks happen in people who use anabolic steroids? Okay. It happens because they have a huge mismatch in how it's supposed to be used. उससे होता क्या है? Okay. Your blood literally becomes like sludge. जेली टाइप में हो मक की तरह. हाँ. Okay. जो अपना मक रहता है ना. So जो कोई भी एक्चुअली कार्डियोवास्कुलर इवेंट के वजह से, कुछ फेलियर के वजह से, हार्ट अटैक से आज तक जो कोई भी आता, अभी अनफॉर्चुनेटली कुछ सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं उसमें. सो ये जब कभी इनके साथ ये सीन हुआ है जहाँ पे हार्ट फेलियर हुआ या कुछ हुआ, सो यू मीन टू से कि उनका एक्चुअली जो डोसेज था लेने का और जो मेडिकेशंस थे वो मिसबैलेंस थे? इट डिपेंड्स. पहली बात तो जो भी है उनको हार्ट अटैक क्यों आया, वर देयर इवन ऑन एनीथिंग और नॉट. राइट. दैट्स नंबर 1. राइट. वो कुछ ले भी रहे थे या नहीं ले रहे थे. मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही रहता है, क्योंकि एवरीबडी डिनाइज टेकिंग इट. राइट. द सेकंड थिंग इज दैट इफ यू टेकन इट, हैव यू आप मॉनिटर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अपने वाइटल्स को? तो आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो हर हफ्ता, आप हर 3 महीने में लिवर किडनी फंक्शन टेस्ट करवा रहे हो, यूरिन टेस्ट करवा रहे हो, सीबीसी करवा रहे हो. अगर आप वो करोगे पीरियोडिकली एवरी 3 और 4 months, लेट्स से यू डू इट एवरी 4 months, आप हर 4 महीने में करो, तो आपको साल में 3 बार आपको 3 डेटा पॉइंट मिल जाएगा कि इतना है, इतना है, इतना है, इतना, या इतना खराब है या इतना अच्छा है या कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर मैं सिंपली
किसी भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड पे हूँ तो मेरे आरबीसीज बढ़ सकते हैं। हाँ, इट इज़ नॉट आरबीसीज बढ़ के मेरे आर्टरीज में मेरा ब्लड इतना थिकन हो सकता है कि वो जेली जैसा बन जाए। करेक्ट, राइट, और उसकी वजह से मुझे कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स को फेस करना पड़ सकता है। करेक्ट। एक हो गया ब्लड प्रेशर का टैबलेट, एक हो गया ब्लड थिनिंग का टैबलेट। बट आई हैव हर्ड कि जैसे टेस्टोस्टेरोन आपका हाई लेवल पे जाता है वैसे ऑटोमेटिकली एस्ट्रोजन भी बढ़ने लगता है। सो व्हाई दिस हैपेंस बाय द वे? आपके बॉडी में एक अरोमेटेज एंजाइम होता है। ओके, वो एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अभी आप मेल में देखो या फीमेल में देखो, दोनों में दोनों है। फीमेल में आपको ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन मिलेगा विद ईस्ट्रोजन डोमिनेंस, और आपको मेल में टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन मिलेगा विद टेस्टोस्टेरोन डोमिनेंस। नाउ आपके बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए एक रेशियो होता है, टेस्टोस्टेरोन टू ईस्ट्रोजन रेशियो, वेदर मेल और फीमेल। ओके, देयर इज अ सर्टन रेशियो विच इज़ ऑप्टिमल, मतलब वो रेशियो पे आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, चाहे कुछ भी हो। मतलब आपका जनरल मेंटल क्लैरिटी, गुड फीलिंग स्ट्रॉन्ग, गुड सेक्शुअल परफॉर्मेंस, all of these things, there has to be a certain ratio that you need to maintain of testosterone to estrogen. अब वो रेशियो क्या है, वो आपको ब्लड टेस्ट करा के जब आप सबसे बेस्ट फील कर रहे हो उस टाइम पे आपको ब्लड टेस्ट करना है कि मेरा क्या रेशियो है। यही तरीका है जानने का। देर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल। ओके, कि मैंने बोल दिया 1:5 रहना चाहिए तो हर किसी के लिए 1:5 रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ईस्ट्रोजन बढ़ता है और इट्स अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। आपने टेस्टोस्टेरोन डाला, ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन आया बॉडी में तो ज़्यादा कन्वर्ट होगा। अभी कमिंग बैक टू द अर्लियर पॉइंट, द कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, सबसे सेकंड मेन रीजन जो है, I mean, it can also be at par with the first reason, is that people on testosterone therapy start using aromatase inhibitors. Aromatase inhibitors क्या है? ये ईस्ट्रोजन के कन्वर्जन को ब्लॉक करता है। ओके, ईस्ट्रोजन जो है वो एक्सट्रीमली कार्डियो प्रोटेक्टिव है, मतलब वो आपके हार्ट को बचा के रखता है। ओके, तो इसका तरीका क्या है लेने का, कि आप टेस्टोस्टेरोन जब आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाओगे, आपको ईस्ट्रोजन वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक नॉर्मल नहीं नॉर्मल सी, कोई लोग 100+ भी हो सकते हैं मेल। ओके, इट्स नॉट बैड फॉर हिम अनलेस इट्स कॉजिंग अ प्रॉब्लम, राइट। तो अगर आपका ईस्ट्रोजन क्लाइम हो रहा है, लेट्स से एक नंबर के बाद में आपने साइड इफेक्ट्स नोटिस करना शुरू किया, मतलब फेस पफी हो गया, फैट अक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया, ये सब होने लग गया, मतलब ये आपका अपर लिमिट एक्सीड हो रहा है अभी, तो आपने वहां पे ब्रेक लगा दिया। क्योंकि आप जब तक ज्यादा डालोगे नहीं तब तक कन्वर्ट नहीं होगा, बराबर। सो यू हैव रीच्ड योर मैक्सिमम थ्रेशोल्ड। इस पॉइंट पे अब वो कुछ भी हो सकता है, लेट्स से यू हैव रीच्ड दिस पॉइंट एट 500 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन पर वीक। ओके, स्लोली ओवर द इयर्स यू बिल्ट अप, और आप 500 mg पे पहुंचे। 500 mg से ज्यादा अगर आप दोगे, 50 mg भी ज्यादा दोगे, तो आपको ईस्ट्रोजन के साइड इफेक्ट्स आने लगेंगे। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको जो दूसरे कंपाउंड्स हैं जो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उनको आप ऐड कर सकते हो अपना एनाबॉलिक और स्ट्रेंथ पोटेंशियल बढ़ाने के लिए। ओके, ये एक्चुअल में सही तरीका है यूज करने का। कोई और भी प्रोडक्ट, मतलब कोई और कंपाउंड भी, ये एक्चुअल में सही तरीका है। पहले टेस्टोस्टेरोन को मैक्स आउट करो ताकि जहां वो लेवल तक जहां पे आपको ईस्ट्रोजन के इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे। ओके, एक बार वो लेवल पहुंच गया, देन ऐड अदर कंपाउंड्स। सो गॉट इट। मतलब अभी अगर मैं एक न्यूबी हूँ जिसको शायद इस मुकाम पे आना है जहाँ पे मुझे ये सब कुछ चीज़ें ट्राई करनी है, तो पहली चीज़ मुझे ये करना चाहिए, मुझे रीज़न फाइंड आउट करना है, व्हाई डू आई वांट टू डू दिस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इफ़ आई इवन टेक द डिसीजन, मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ कि मुझे चाहिए कि मैं स्टेरॉइड साइकिल्स पे जाऊँ, तो पहली चीज़ मेरे पास सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि मेरे पास चैट जीपीटी है, मैं चैट जीपीटी पे जाऊँ, उसके ऊपर रिसर्च करूँ, जैसे कि एनाबॉलिक एंड्रोजन कंपाउंड्स जो रहेंगे वो सब कंपाउंड्स के ऊपर स्टडी करूँ, अच्छा टाइम बिताऊँ, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दे दूँ उनको, चैट जीपीटी को, ताकि मैं सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाऊँ। एक बार वो हो गया, जस्ट टू ऑन अ स्पेसिफिक साइड, वेरी सेफर साइड, मैं टेस्टोस्टेरोन पे स्टार्ट कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज़ अगेन गोइंग टू बी अ लिटिल एक्स्ट्रा दैन व्हाट आई हैव, राइट। सो उससे मैं स्टार्ट करूँगा,
उसको सिंपली उसका साइड इफेक्ट ना हो उसकी वजह से मुझे ब्लड प्रेशर के टैबलेट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, ब्लड थिनिंग के टैबलेट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, और जस्ट बिकॉज मैं टेस्टोस्टेरोन एक्स्ट्रा ले रहा हूँ इसकी वजह से बॉडी का नेचुरल रिएक्शन ये होने वाला है कि ईस्ट्रोजन भी बढ़ेगा। तो ईस्ट्रोजन को ब्लॉक करने के लिए भी मुझे मेडिकेशंस लेने पड़ते हैं। नहीं, मैंने वही तो बोला, अरोमेटेज इनहिबिटर्स नहीं लेना है। ओके, हाँ, ओके, गॉट इट। तो मतलब उसका प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर उसका कुछ साइड इफेक्ट दिख रहा है तभी लेना पड़ता है? नहीं, तभी नहीं लेना पड़ता, तभी आपको डोज कम करना पड़ता है टेस्टोस्टेरोन का। ओके। अरोमेटेज इनहिबिटर्स हम क्यों अवॉइड कर रहे हैं? क्योंकि लोग इतना यूज करते हैं कि उनका ईस्ट्रोजन 10-15 में चले जाता है, एंड दैट बिकॉज योर ईस्ट्रोजन इज सो लो यू आर वेरी प्रोन टू हार्ट अटैक नाउ। ओके। सो द सेफ वे इज नॉट टू टेक, मतलब जो सेफ तरीका है वो अरोमेटेज इनहिबिटर्स लेने का नहीं है। वो चलो आपका कोड बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले गया तो उसको थोड़ा थोड़ा लेवल में लाने के लिए हमने इंक्लूड किया उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। लोग क्या करते, ये भी ले रहे, 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 एंड दिस इज व्हाट लीड्स टू हार्ट अटैक्स। ओके। द लोअर यू ड्राइव योर ईस्ट्रोजन द मोर प्रोन यू आर गोइंग टू बी टू हार्ट अटैक। ओके। सो यू नीड टू, दैट्स व्हाई आई सेड आपको वो स्पॉट ढूंढना है, वो स्वीट स्पॉट ढूंढना है कि इसके ऊपर मैं ईस्ट्रोजन नहीं बढ़ा सकता, यहां तक सीमित रहे तो भी चलेगा, तो सही है। बराबर। ओके, गॉट इट। पहली बात तो टिल द टाइम यू डोंट क्रॉस द एज ऑफ 25, 30, 35, ओके, you should not even consider it. Okay. See, from an average perspective से 25 से 30 के बीच में एक एवरेज मेल का टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होने लगता है। ओके। उसके बाद अगर आप करोगे ना तो आपको बेनिफिशियल होगा। उसके पहले अगर आप करोगे तो यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप, अनलेस यू आर नॉट अ बॉडी बिल्डर हु इज अ कंपीटिंग एथलीट एटसेट्रा, यू शुड नॉट गेट ऑन टू दिस। ओके। बिकॉज यू आर रूइनिंग, आप अपने बॉडी को खराब कर रहे हो फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कमिंग बैक टू नेचुरल स्टेट, क्योंकि वो अभी आपका बॉडी जेनेटिक पोटेंशियल पकड़ रहा था, आपने बीच में ही वो डाल दिया। अगर कोई 50 साल का आदमी है जिसको पता है कि अभी इसके विद द पीरियड ऑफ टाइम उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नीचे जाते आ रहे हैं, एंड नाउ दिस पर्सन वांट्स टू एक्चुअली सिंपली होल्ड एंड बिल्ड और मे बी होल्ड हिज एज बैक, एंड मे बी अगर एज पीछे रखना है तो टेस्टोस्टेरोन विल बी द मेन रीजन ऑफ कीपिंग हिम हेल्दी एंड स्टिल बीइंग इनटू द प्रॉपर शेप एंड एवरीथिंग. So there is a new term called as testosterone replacement therapy, right? So जो हम बोलते हैं TRT. तो उसके ऊपर थोड़ा सा जरा लाइट डालो ना भाई कि क्या एग्जैक्टली है, कैसे करते हैं और किसने करना चाहिए. TRT होता क्या है? इट इज़ जो उसके नाम में लिखा है, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. ओके. अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो है या ऑप्टिमल लेवल्स पे नहीं है, दवाइयाँ एटसेट्रा एटसेट्रा सब जो, देर आर कपल ऑफ मेडिकेशंस दैट यू कैन कंसिडर बिफोर इवन स्टार्टिंग anabolic steroids to boost your testosterone, okay, which are healthy for you. Okay. वो सब करने के बाद भी अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं हो रहा है तो आपको आपका प्रॉपर गोनाडल फेलियर हुआ है जिसको बोलते हैं. ओके, योर टेस्टीज आर नो लॉन्गर बीइंग एबल टू प्रोड्यूस दैट मच अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन डिस्पाइट आउटसाइड मेडिकेशन. टेस्टीज मतलब गाइस टेस्टिकल्स. तो एक बार ये डिटर्मिन हो गया कि अब मैं कुछ भी करूं मेरा टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ रहा है. ओके. फिर आप TRT पे आते हो, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. ओके. इसका गोल क्या है? इसका गोल ये है कि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को अपर लिमिट में बना के रखे. इसका मतलब जैसा मेरा टेस्टोस्टेरोन ये मेरी 21 या 22 या 25 साल की उम्र में या समझो 28 साल की उम्र में 700-800 पे था, तो वो अभी 40 इयर्स ओल्ड में या 50 200 पे आ गया होगा, 200 पे आ गया है. तो मुझे TRT की जरूरत है वो 200 से 800 तक लेके जाने की. जरूरत तब मुझे है चाहिए कि नहीं. देखो, एंटी एजिंग किसको बोलते हैं? आप जितना ज्यादा मसल कंटेंट होल्ड करोगे उतना ज्यादा आपका एज रिवर्स होगा. ओके. बिकॉज मसल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है मसल. तो वो आपको यंग रखता है, आपको हेल्दी रखता है. आपको जितने भी आप डिजीजेस देखोगे, मोस्ट ऑफ देम दे आर रिजल्ट ऑफ मसल, मतलब मसल कम होना, फैट बढ़ना.
वो मात्रा में प्रॉब्लम होता है, तो उस वजह से होता है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मसल को प्रिजर्व करके रखता है। नाइट्रोजन मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करता है, नाइट्रोजन बूस्ट करता है। ये सब चीज़ों के वजह से आपको मसल ग्रोथ मिलता है, ज़्यादा डेंसिटी मिलता है मसल में, ये सब चीज़ें होती है। सो इनडायरेक्टली इट इज़ एंटी एजिंग। सो इफ़ दैट इज़ योर गोल कि मेरे को 50 के एज में भी मेरे को आई वांट टू फंक्शन लाइक अ 20-year-old, then this is the best way for you. Because at that age, no matter what medication you take that are there to boost testosterone, उतना नहीं काम करेगा वो. Okay. It may work in some people, but it will not work in most people. Great. So now जैसे हमने anabolic anabolism पे बहुत ज़्यादा टॉपिक पे बात की और मसल गेनिंग एंड देन प्रोफेशन कि किसको एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग करना है तो करना पड़ेगा, या जो रीज़न है उसकी वजह से जाना पड़ेगा, उसके ऊपर नहीं. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैटाबॉलिज्म एंड द वेरी फेमस ड्रग विच इज़ फाइनली being talk of the entire Bollywood fraternity, which is GLP-1 drug, semaglutide. Right. So can you just put some light on it? What is semaglutide? What is Ozempic? What is Mounjaro? क्यों इतने लोग ले रहे हैं? क्या हो रहा है? इतने सारे लोग शायद इसके अच्छे भी रिजल्ट्स है, फिर बहुत सारे लोगों ने लिए भी है, उसके साथ साथ उस जो कंपनी वो बनाती है उसके ऊपर लॉ सूट्स इतने साइन हुए हैं. People are having some paralyzed stomach issues. They are getting paralyzed in their gut maybe. So what is this scene? क्या हो रहा है? और आपको कितनी बार अप्रोच किया है लोगों ने? आई थिंक ये तो मतलब बहुत ज्यादा अप्रोच में रहेगा, राइट? हाँ, और होना भी चाहिए. I'll come to that why. होना भी चाहिए. Okay. It is actually these class of drugs are extremely healthy if used correctly. Okay. अभी 3 टाइप होते हैं. एक सेमाग्लूटाइड जो ओजेम्पिक है, एक मुंजारो जो ट्राइजेपिटाइड है, और एक रेटाट्रुट्राइड करके होता है. Okay. What is semaglutide? Semaglutide basically is only a GLP-1 agonist, मतलब glucagon like peptide 1 agonist. Okay. ये क्या करता है? ये जब ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड बढ़ता है अपने बॉडी में, तो सबसे पहले 2 चीज़ होती है. आपको हंगर नहीं फील होता है, और आपका जो गैस्ट्रिक इवैक्यूएशन है, मतलब आप जो वॉशरूम जब आप जाते हो उसको डिले करता है. ओके. सो दैट गिव्स योर फर्स्ट फीलिंग ऑफ स्टेइंग फुल फॉर लॉन्गर. आप ज़्यादा टाइम तक फुल रहते हो, आप जल्दी ज़्यादा आपका ड्रेन नहीं होता है, सो यू डोंट फील हंग्री. सो अगर मैं नेचुरली मेरी डाइजेशन सिस्टम बहुत फास्ट है, मैं बहुत फास्ट डाइजेस्ट करता हूँ, सो जब भी मैं GLP-1 ड्रग पे रहता हूँ तब मेरा डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है. यस, सो व्हेन यू जब आप खाना खाते हो तो आपके इसोफेगस में खाना जाता है, तो वो देयर इज अ प्रोसेस नोन एज पेरिस्टाल्सिस. ऐसे करके इट कीप्स गोइंग until it reaches your stomach, intestines, etc. It's always moving like that. It slows down that process. पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस को स्लो डाउन करता है वो. तो जो फटफट somebody जिसका बहुत फास्ट जा रहा है, पहली बात तो अगर जिसका कोई फास्ट जा रहा है वो 90% ऑफ द टाइम विल नॉट बी आउट ऑफ शेप. राइट. सो ही विल नॉट इवन नीड इट. राइट. तो जिसका नहीं जा रहा है फास्ट, ही विल बी आउट ऑफ शेप बिकॉज ऑफ मल्टीपल अदर फैक्टर्स. डाइजेशन भी ठीक से नहीं हो रहा है, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया, एटसेट्रा. ये बहुत सारी चीज़ें. एनीवेज, तो सेमाग्लूटाइड क्या है? इट इज़ ओनली अ GLP-1 एगोनिस्ट. तो GLP-1 एगोनिस्ट क्या करता है? एपेटाइट कम करता है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस ज़्यादा टाइम तक बूस्ट करता है, और कुछ हद तक इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाता है. तो इंसुलिन, एवरीबडी नोज इंसुलिन क्या करता है? द मोस्ट कॉमन थिंग दैट एवरीबडी नोज इज दैट इंसुलिन ब्लड शुगर कंट्रोल करता है. बट इंसुलिन का वो एक ही काम नहीं है, मेन काम है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन. तो इसलिए आपके बॉडी में हर जगह इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं. और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है कि ये रिसेप्टर्स लॉक हो गए हैं, तो बाकी सब जगह जाने के बजाय वो सीधा फैट स्टोर में पुश कर देता है सब चीज़ को, क्योंकि फ्लोटिंग रहता है, सर्कुलेशन रहता है ग्लूकोज. राइट. So instead of pushing it into muscle glycogen, it will start
डिपॉजिटिंग मोस्ट ऑफ इट इनटू फैट एंड लेस ऑफ इट डिपेंडिंग ऑन आपका रेजिस्टेंस कितना है इनटू मसल टिश्यू. जो सेकंड प्रोडक्ट है उसको ट्राइजेपिटाइड बोलते हैं. दैट इज अ डुअल रिसेप्टर एगनिस्ट. It's a GLP-1 plus GIP, which is a glucose-dependent insulinotropic polypeptide. ये दो चीज़ रहता है इसमें. ये क्या करता है, ये फर्दर आपके इंसुलिन सिक्रीशन को पुश करता है. GLP-1 का बेनिफिट तो मिलता ही है आपको, लेकिन ये आपको फर्दर पुश करता है इंसुलिन और थोड़ा रिलीज करने के लिए, और उसकी वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा फैट लॉस देखने मिलता है. ओके. अभी जो तीसरा वाला है, और अगर मैं बोलूँ तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो इट इज़ रेटाटूटाइड. दैट इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ साइड इफेक्ट. सबसे कम, ये नहीं बोल रहा साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन कंपेयर्ड टू द अदर टू वेरी लेस साइड इफेक्ट्स. वो ट्रिपल रिसेप्टर एगनिस्ट है. GLP-1 भी है, GIP भी है, और ग्लूकागॉन रिसेप्टर पे भी काम करता है. अभी पीपल नो अबाउट इंसुलिन कि हमारा पैनक्रियास है, पैनक्रियास से इंसुलिन निकलता है, बट योर पैनक्रियाज ऑल्सो सिक्रीट्स ग्लूकागॉन. राइट. ग्लूकागॉन क्या है और कब रिलीज होता है? जब आपका ब्लड शुगर बहुत कम हो जाता है तो बॉडी ग्लूकागॉन रिलीज करता है आपके ब्लड शुगर्स को राइज करने के लिए. अभी जो रेटाटूटाइड है वो क्या करता है, GLP-1 और GIP का बेनिफिट तो मिल गया आपको. एडिशनली आपको क्या मिलता है, ये ग्लूकागॉन सिक्रीशन को कम करता है और आपके एनर्जी बर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है. एनर्जी एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं उसको बढ़ा देता है. सो दिस रेटाटूटाइड बाय फार इज फार सुपीरियर टू एनी ऑफ दीज अदर टूज इन टर्म्स ऑफ फैट लॉस. ओके. अभी जो इनके अदर इफेक्ट्स है, कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट, लिवर बेनिफिट, किडनी बेनिफिट, ये तीनों में है. इट्स देयर इन ऑल थ्री. बट आपको ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी एट्सेट्रा ये सब आपको रेटाटूटाइड में मिलेगा. ओके. और ये इसका कुछ कंपनी है, नाम है उसका? नहीं, इट इज़ स्टिल इन. अच्छा भाई, प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ स्टिल इन ट्रायल फेजेस. रेटाटूटाइड इज स्टिल इन ट्रायल फेजेस. लेकिन जैसे आपको पता है, ये हर पेप्टाइड के साथ में बिफोर इट इज़ ऑफिशियली लॉन्च्ड अंडरग्राउंड लैब में बिकना चालू हो जाता है. ठीक है. ओके. तो इट इज़ अवेलेबल अनऑफिशियली, not through official pharmacies, but Mounjaro and Ozempic are available now in India through proper pharmacies. So unless you don't trust the source, I don't think you should go for any Right. because 90% of the peptides are fake. Okay. Unless it doesn't come from a pharmaceutical source, 90% of them are fake. You will find very few people who are genuinely making this. So this could be the reason of maybe people not getting the proper let's say peptide, और उसके वजह से उन्होंने उसी डोसेज में लिया, या शायद डेस्परेशन में ज़्यादा ले लिया, तो इसके वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आकर करके. गुड क्वेश्चन. तो जो ओजेम्पिक मोंजारो वगैरह को, जो ओजेम्पिक मोंजारो को बैड नेम मिला है कि स्टमक पैरालिसिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जब आप डेटा देखने जाओगे ये कब हुआ है, ये आपने ऑफिशियल प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया. ओके. आपने बाहर से टपक लगा के यूज़ कर लिया कॉस्ट बचाने के चक्कर में. ठीक है. ओके. एंड द सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि लोगों में पाया गया, जिनको भी ये प्रॉब्लम हुआ, ओके, उनको पाया गया कि दे वर टेकिंग 5 times to 20 times द मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज. ओह. तो अगर मतलब समझो, अगर मोंजारो का 20 mg मैक्सिमम डोज है, आपको 20 mg नहीं इंक्रीज करना है, क्योंकि स्टडीज़ में हमने 20 mg तक ही किया है, और 20 mg तक हमको कुछ मतलब एडवर्स साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिला है. पीपल आर डूइंग 80 mg, 60 mg, 100 mg, 120 mg, एंड दैट इज व्हाट इज लीडिंग टू दीज प्रॉब्लम्स. ओके. सी, नो मेडिकेशन, नो ड्रग बाय इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम. इट इज़ व्हेन इट इज अब्यूज्ड. जब उसको अब्यूज करोगे तब प्रॉब्लम होता है. जैसे कि शायद मैंने क्रोसिन 4 बार खा ली, तो 4 बार से हालांकि कुछ होगा नहीं, बट इफ यू ओवरडू क्रोसिन you can get acetaminophen poisoning. Means what? I mean, that is poisoning because of paracetamol, because of taking paracetamol or acetaminophen. Okay. होता है उससे. Okay. Any kind of drug which you are, so my point is to कि भाई जैसे बाकी लोग actually क्या बोलते हैं ना, इसको बैड लाइट में डाल रहे हैं. कौन सा भी ड्रग लो, उसका कोई भी अब्यूज रहेगा तो फाइनली वो कुछ ना कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस देने ही वाला है.
आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोलता हूँ, ठीक है? इंडिया में स्पेशली ये बहुत मेडिकेशन का बहुत टैबू है इन जनरल। आप एनाबॉलिक्स, ओजेम्पिक ये सब छोड़ दो, आप किसी के पास भी जाओ, पहले बोले कि नहीं नहीं मेरे को नेचुरली करना है, मेरे को नेचुरली ठीक होना है। बहुत सारे लोग आर एवर्स टू, बिकॉज क्योंकि एलोपैथी है, वो कॉज को नहीं ऐसा बोलते हैं कि वो कॉज को नहीं जाता है, वो सिर्फ बैंडेड लगाता है। मतलब वो मेन जैसे आपको हेडेक है तो वो हेडेक क्यों हो रहा है उसको सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन आपको हेडेक हो रहा है वो सिर्फ वो सिम्टम सॉल्व करेगा, जो काफ़ी हद तक सही है। बट हम ये भूल जाते हैं कि इसके अगर हमको जो जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल से हमको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना है, ठीक है? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट केम अबाउट ऑलमोस्ट अबाउट 5000 years ago. Okay. Allopathy was introduced somewhere around 1800s. अभी से 200 साल पहले, 250 साल पहले। एलोपैथी के इंट्रोडक्शन के बाद हमारा लाइफ स्पैन बढ़ा है। जो ह्यूमन लाइफ स्पैन था पहले 30, 40, 45 मैक्स, they would die because of, not because they were old or anything, but because disease would take them. There were no cure for diseases, so people would die early if they would contract a disease. तो ये मेडिकेशन को एक सही लाइट में व्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैंकेट अपने दिमाग में बना के रखना कि मेडिसिन खराब है, मेरे को मेडिसिन कभी लेना नहीं, ये सबसे बकवास चीज़ आप कर सकते हो अपने लिए। अरे थोड़ा तो लॉजिकली सोचो। वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन, ये सब मेडिकेशन, ये सब इंट्रोड्यूस होने के बाद में टोटल लाइफ स्पैन बढ़ा है। अभी लोग 100 200 साल तक जीते हैं। अभी हालांकि आप हिस्ट्री में जाओगे तो लोग बोलते पहले भी लोग 200-300 साल, अभी वो हाउ डू वी नो, वी डोंट नो, राइट? हमको तो अभी का पता है। पीपल यूज्ड टू लिव फॉर 200 years एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा बोलते हैं लोग, बट देयर इज नो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ ऑफ दैट, राइट? So average lifespan, you mean to say that the maybe 200 years back, the average lifespan was 50 or 60? 35 to 40. It is nearly double now. Now the average lifespan is between 75 to 80. Okay. So because of the allopathy, yes, we are actually moving towards extending our it cannot be more obvious than that. Okay. आपका आयुर्वेदा था पहले 5000 साल से, तो क्या हुआ? क्यों नहीं हुआ? Okay. क्यों लाइफ स्पैन नहीं बढ़ा? क्यों इसके इंट्रोडक्शन के बाद लाइफ स्पैन बढ़ रहा है? देखो, इसके साइड इफेक्ट्स भी है, नेगेटिव इफेक्ट्स भी है, सब कुछ है, बट पॉइंट यही रिमेन करता है कि अगर आपने सही तरीके से सही चीज़ यूज़ किया तो आपको वो ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। आप अपने लाइफ को बढ़ा सकते हो, आप अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा सकते हो, ये फैक्ट है। तो भाई ओजेम्पिक ये ब्लेसिंग है या कर्स? ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग है, और जितने भी लोग इसके अगेंस्ट बात करते हैं वो इस वजह से बात करते हैं क्योंकि आप सोचो वो लोग कौन हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स एट्सेट्रा, या जो भी ये फिटनेस फील्ड में लोग हैं, वो इसके अगेंस्ट बात करते हैं क्योंकि उनका बिजनेस जाएगा। अगर आप थियोरेटिकली देखो, अगर आपको मसल गेन एट्सेट्रा का कुछ नीड नहीं है, आपको सिर्फ फैट लॉस करना है, ठीक है, तो आप ओजेम्पिक लेके भी फैट लॉस कर सकते हो। तो उस वजह से व्हाट इज द रीजन फॉर द फिटनेस गाय देन? उनको लगता है कि अगर सबने ओजेम्पिक लेना चालू कर दिया तो मेरा प्लान कोई लेगा नहीं, मेरा डाइट प्लान कोई फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये हो सकता है इन द सेंस कि ये एक चीट कोड है। आप कचरा खा के भी ओजेम्पिक पे फैट लॉस कर सकते हो, बट ये आप अपने आप को हार्म कर रहे हो। फिर वो जैसे मैंने पहले भी बोला, एक चीज़ करने का सही तरीका होता है। अब्यूज़ करने लगोगे तो मेडिसिन आपको अब्यूज़ करेगा। सो इट इज़ अ वेरी 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 बिग ब्लेसिंग फॉर पीपल, स्पेशली जो सब कुछ ट्राई करते और उनका वेट हिलता ही नहीं है, बॉडी कॉम्पोजिशन अच्छा होता ही नहीं है। वो कितना भी वर्कआउट कर ले, 200 किलो का स्क्वाट मार ले, कुछ भी कर ले, उनको नहीं आता है वो एस्थेटिक लुक। तो दिस हेल्प्स those people. Okay. Feels like a personal attack, but still, I'll take it. Anyway, so this is the one. Now, जैसे कि हमने हमेशा ये बात की है कि
ये आपके जैसे प्रोफेशन में किसी को अगर आना है, जैसे कि एक मेरा है जो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा नॉलेज सीमित है तब तक जब तक लोगों को चाहिए कि मुझे कुछ फिटनेस में आना है, मुझे फिट बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है, right? But when people have some certain and specific demands, like Right. I want to look like this within Right. this time span, Right. and that's where I want to reach, and maybe उसके लिए जो कुछ भी लगेगा मैं करने के लिए रेडी हूँ. एंड ऑफ कोर्स ये लोग वही रहेंगे जिनके पास पैसा है, राइट जिनके पास आप जैसे लोगों तक पहुंचने का जरिया है, राइट right? But now if I want to simply I'm just a normal personal trainer, but मुझे अभी इस साइड पे आना है, तो what are the things जो मैं करना चाहता हूँ? Just give me 3 pointers maybe. आज के तारीख में जो जितने भी पर्सनल ट्रेनर है जो अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं वेरियस इंस्टीट्यूट से, ठीक है, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया राइट नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग, बट दे आर इक्वली बैड अब्रॉड ऑल्सो, ओके. जितने भी पर्सनल ट्रेनर है वो एक बार कोर्स कर लेते हैं ना तो उनको लगता है मैंने दुनिया भर का सीख लिया, इसके ना आगे ना पीछे ना लेफ्ट ना राइट कुछ नहीं, बस यही तोते की तरह यही बोलते रहो. देयर आर मेनी टाइम्स पॉसिबिलिटी ये है कि आपने जो सीखा है अगर आप अपना खुद रिसर्च करोगे यू कैन प्रूव दैट रॉन्ग. ओके. आपको जो स्कूल में आपके इंस्टीट्यूट में सिखाया गया है कि ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, अगर देयर हैव बीन मल्टीपल टाइम्स, और अगर आपके पास वो दिमाग है बात करने का, रीजनिंग करने का, तो आप वेरी इजीली अपना पॉइंट पुट अक्रॉस कर पाओगे. ऐसे सिचुएशंस हुए हैं पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स में जहाँ इन्होंने डिसीजन रिवर्स किया है. समथिंग दैट was earlier good, now bad, now not good and whatever. ये डिसीजन रिवर्स किया है बिकॉज दे फाउंड आउट दैट बॉस एक्चुअली वी आर टीचिंग द रॉन्ग थिंग, दिस इज नॉट करेक्ट, एंड इट्स वेरी गुड. बट माई पॉइंट वॉज दैट आज के तारीख में पर्सनल ट्रेनर को सीखना ही नहीं है, उनको काम ही नहीं करना है. अब कोई भी प्रोफेशन देखो, ठीक है, डॉक्टर देखो, लॉयर देखो, कुछ भी देखो, इंजीनियर देखो, आपको उस प्रोफेशन के स्पेक्ट्रम में टॉप पे भी लोग मिलेंगे और बॉटम पे भी लोग मिलेंगे, बराबर. जो टॉप के लोग करते हैं वो बॉटम के लोग नहीं करते, इसलिए वो बॉटम पे ही रहते हैं. सेम इन फिटनेस, अगर आपको टॉप पे रहना है तो आपको पढ़ाई करना है, आपको वो करना है जो टॉप के लोग कर रहे हैं. मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सबसे टॉप पे हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है. नो, देयर आर मेनी पीपल हु आर फार मोर लर्नेड एंड फार मोर इंटेलिजेंट देन आई एम, एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी माई एस्पिरेशन टू रीच देयर. मतलब मैं वहां पहुंचने का प्रयास हमेशा करते रहूंगा. द डे, जिस दिन आपको लगा मैंने अभी सब कुछ सीख लिया, उस दिन फ्रॉम दैट डे योर डाउनफॉल इज started. So yeah, on this point I think this is the end of this podcast. I hope मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आपके लिए bring in कर पाया. Thank you so much भाई for joining me. Thank you for having me. Thank you so much for everything that you have taught me and being with me as a brother. Always. I hope आपको सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट. नहीं अच्छा लगा है, जो कुछ भी लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आओ, कमेंट करो, बताओ. वैसे भी भाई तो अवेलेबल रहता ही है, तो अगर कुछ अलग फिर से आना चाहता हूँ मैं इसी टॉपिक पे, अगर आपको लगता है कि मेरे जितना इंटरेस्ट आपको भी आ रहा है इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए डू इट अगेन, और हम और एक एपिसोड में आ जाएंगे. और हाँ, जो हमेशा करना चाहिए लोगों ने, जो हमेशा लोग नहीं करते, बताओ. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. वही कर देना.